बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं द लास्ट स्टार। मैं हूं यासिर रशीद और मेरे साथ हैं सीनियर सहाफ़ी राना मोहम्मद अजीम साहब। नाज़रीन, कल बीबी की 13वीं बरसी पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने गड़ी खोदाबख्श में एक जलसा आम का एहतमाम किया, जिसमें पीडीएम में शामिल जमातों के सरबराहान को भी दावत दी गई। अख्तर मेगल मौजूद थे, महमूद खान अचकज़ई मौजूद थे, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज साहिबा मौजूद थी, बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी तकरीब से खिताब किया। मौलाना फजलुर रहमान कल की तकरीब में मौजूद नहीं थे, जबकि मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी की क़यादत में वफ़द मौलाना फजलुर रहमान की नुमाइंदगी कर रहा था। मरियम नवाज साहिबा ने जब खिताब किया तो ये कहा कि हुकूमत ये कहती है कि किसी जलसे में मरियम नवाज नहीं गई तो ये बातें गर्दिश करना शुरू हो जाती हैं कि पीडीएम में दरार पड़ रही है, किसी में बिलावल भुट्टो नहीं पहुंचे, फिर ये बातें होती हैं, मौलाना फजलुर रहमान नहीं आए, फिर ये बातें होती हैं। लेकिन हम अंदरूनी तौर पर मुत्तहिद हैं और उनका यह भी कहना था कि ये जो बच्चे हैं इन्होंने तिगनी का नाच नचा दिया है। साथ ही साथ उन्होंने इंदिए भी बहुत से दिए और हुकूमत पर तनकीद भी की। बिलावल भुट्टो जरदारी ने अल्टीमेटम दिया है और अल्टीमेटम के साथ साथ कहा है कि इससे पहले मुस्ताफी हो जाए वरना लॉन्ग मार्च होगा और तहरीक मजीद मजबूत होगी। कल के जलसे में मरियम नवाज ने खिताब करते हुए वफाकी हुकूमत को क्या कहा है, उसी पर बात के लिए फिरदौस शमीम नकवी साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं, सिंध में अक्सरियत भी रखते हैं और सिंध में असर रसूख भी उनका बड़ा है। बहुत शुक्रिया फिरदौस शमीम नकवी साहब इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। लेकिन नकवी साहब, आपकी जानिब आने से पहले मरियम नवाज साहिबा ने कल के जलसे में कहा क्या है वो पहले देखते हैं, फिर इशू की जानिब आएंगे। कहता है इन बच्चों की अहलियत क्या है, मैं बताऊं इन बच्चों की अहलियत तुम्हारे से उम्र में आधे हैं, इन बच्चों ने तुम्हें तिगनी का नाच नचा दिया है। और फिर जब ये बच्चे तुम्हें ललकारते हैं तो अपने बड़ों के पीछे छाके छुप जाते हो और कहते हो कि ओहो मुझे इन बच्चों से बचाओ, ये बच्चे मुझे लेके बैठ जाएंगे। इन बच्चों की अहलियत यह है कि तुम्हें तिगनी का नाच नचा दिया है और इन बच्चों से बचाओ की आप बातें कर रहे हैं। फिरदौस शमीम नकवी साहब, गुफ्तगू आपने सुनी है। कल के जलसे में मरियम नवाज साहिबा ने इमरान खान पर जिस तरीके से तनकीद की, वज़ीर आज़म को जिस तरह हदफ़े तनकीद बनाया, तो उससे क्या आप ये समझते हैं कि वफाकी हुकूमत वाकई परेशान है या फिर ये पीडीएम खुद को इस वक्त तसल्ली दे रही? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पापा डैडी मौलवी बचाओ मूवमेंट, किस चीज़ से ये अंदाज़ा किया जा सकता है कि ये चीज़ किसी भी एक ऐसे लीडर को जो दयानतदार हो, जो बहादुर हो, जो सादिक हो, जो अमीन हो, वो परेशान हो सकता है। ये काम बुज़दिल लोग कर रहे हैं, ये लोग डरपोक लोग कर रहे हैं, वो आवाम को इस्तेमाल कर रहे हैं। ये लोग वो हैं जो कि 2.5 साल के बाद ये कह रहे हैं कि ये हुकूमत सिलेक्टेड है, लेकिन सिंध की जो हुकूमत है पीपल्स पार्टी की वो इलेक्टेड है। इलेक्शन एक ही दिन हुआ था। ये आवाम को समझाने को नहीं तैयार कि एक ही इलेक्शन में कौन सा हिस्सा इलेक्टेड हो जाता है और कौन सा हिस्सा सिलेक्टेड हो जाता है। ये लोगों को खुद कंफ्यूज हैं। इन्होंने उनको हल बता दिया है, आपको ये असेंबली अच्छी नहीं लगती आप असेंबली छोड़ दें, हम 31 तारीख को इनके इस्तीफ़ों का इंतज़ार कर रहे हैं, हमें पता है इस्तीफ़े आएंगे नहीं, जितनों के आएंगे उनके हम कबूल करेंगे, दोबारा इलेक्शन होंगे। हाँ, बात यह है कि मुख्तलिफ़ किस्म की तकलीफ़ें होती हैं। एक चींटी का काटना होता है, एक कुत्ते का काटना होता है, एक शेर के काटने का होता है। तो इनकी तो मिसाल मेरे ख्याल से मच्छर के काटे से ज़्यादा नहीं है और इसके अलावा और कुछ नहीं कह सकता। हाँ, मच्छर के काटने से खुजली भी होती है और थोड़ी तकलीफ भी होती है, लेकिन इंसान मरता नहीं है, वो अपने काम करता रहता है, जो जिम्मेदारियां हैं वो पूरी करता रहता है। और अगर मच्छर दूसरी दफ़ा आता है तो हाथ मारता है तो मच्छर वहीं ढेर हो जाता है। तो ये इनकी हैसियत यही है और अब ये ढेर होने वाले हैं। तो इमरान खान तो कोई परेशान नहीं। फरदौस नकवी साहब, मुझे ये बता दें कि पीएम ने एक बहुत बड़ा जलसा किया मोहतरमा की बरसी पर, उस पावर शो के बाद आप क्या समझते हैं, ये हुकूमत के लिए खतरे की गारंटी नहीं है? देखिए, इसके अंदर 2-3 चीजें हैं। कितने लोग लाए गए, किस तरह लाए गए। हमने देखा कि माजी की तरह इस दफ़ा भी हुकूमती तमाम अब्लाग को इस्तेमाल किया गया। सरकारी नौकरों को जो उस इलाके के इर्द गिर्द के उन सब के ऊपर लाजिम था कि वो ये जलसा अटेंड करें, बाकायदा हाजिरियाँ ली जा रही थी, रेंट अ क्राउड भी था। फिर अपनी जगह बेनज़ीर का एक मकाम है। हम यही तो रोना है
कि वो जो बेनज़ीर की पाकिस्तान पीपल्स पार्टी थी वो ये जरदारी लीग में तब्दील हो गई है और ये पापा फुप्पो पप्पू पार्टी हो गई है, ये चोरों की पार्टी हो गई। ये अब वो पार्टी रही नहीं जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने बनाई थी। तो मुझे तो वो कोई माजी के जलसों से जो हुए हैं, आप इससे पिछले साल का जलसा देख लीजिए, मुझे उसमें कोई ख़ास फ़र्क नहीं नज़र आया कि इस दफ़ा जो है दुगनियत का रश था, 3 गुना ज़्यादा था, मेरे लिहाज से तकरीबन उससे कम ही था जो माजी में किया। तो मुझे नहीं पता इसको आप पावर शो कहेंगे, इसे पावर शो तो लाहौर में होना था। ये कितने पावर शो करेंगे, लाहौर का पावर शो की सारी पावर निकल गई। तो इसमें ये जो है आप मर्दान में जलसे कर लें, आप उमरकोट में कर लें, आप और कहीं कर लें, इससे हुकूमत को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो आपकी एक लोकल पॉपुलैरिटी है। पाकिस्तान 22 करोड़ लोगों का मुल्क है, इसके अंदर 20-25 हज़ार लोग जमा करना कोई इतना मुश्किल नहीं है। अभी वो कौन सा एक्टर आ गया था तुर्की से, उसके लिए भी इससे ज़्यादा लोग जमा हो जाते हैं, तो इसके लिए क्या किया जाए। सही, यानी आपको ये लगता है कि माजी के निस्बत ये पावर शो को नहीं था, माजी के निस्बत अवाम कम थे। मौलाना फजलुर रहमान और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दरमियान जो ताल्लुकात हैं उसमें काफ़ी शुबहात पैदा हो गए हैं। कल मौलाना फजलुर रहमान आए भी नहीं। इस हवाले से मरियम नवाज क्या कहती रही हैं और वफाकी हुकूमत के जो शुबहात थे उसके जवाबात क्या दिए, पहले वो देखते हैं। जो ज़हनी हालत है इमरान खान की, इतना कमजोर है ये आदमी, स्टेज पे दूरबीन लगा के देखता है कि कौन सा लीडर बैठा है कौन सा नहीं बैठा। और अगर मर्दान के जलसे में बिलावल भुट्टो जरदारी नहीं आ सकता तो ये रात को खुशी से उछलता है कि हा बिलावल भुट्टो जरदारी नहीं आया, पीडीएम में लड़ाई हो गई है। और आज ये कहेगा कि मौलाना फजलुर रहमान नहीं आ सके, पीडीएम में लड़ाई हो गई है। कल को ये देखेगा कि किसी रैली में मरियम नवाज नहीं आ सकी तो तालियां बजाएगा कि पीडीएम में लड़ाई हो गई। कल के जलसे में मौलाना फजलुर रहमान नहीं आए, कल के जलसे में हमें वहाँ पर वो क्राउड नज़र नहीं आया जो जमीयत उलमा इस्लाम का होता है, वो झंडे नज़र नहीं आए। तो आप क्या समझते हैं कि वाकई जो मोहतरमा ने कहा वही बात है या कोई और मामला है? मौलाना फजलुर रहमान साहब जलसे में कैसे जा सकते थे? 2 चीज़ें हुई, मर्दान के अंदर पीपीपी का कोई मर्द तो आया नहीं, इसके पीपी के किसी मर्द को तो आ जाना चाहिए था। ये भी नहीं हुआ कि ये कह देते कि मैं दूर से ही खिताब कर लूँगा जैसे गिलगित बल्तिस्तान से किया था। जलील करने के अंदर कोई इंतहा नहीं छोड़ी। दूसरी चीज़ ये है कि जब मौलाना फजलुर रहमान ने शर्त अव्वल रखी थी कि असेंबलियों से रिज़ाइन करेंगे, तब तो उन्होंने पीडीएम मूवमेंट का आगाज़ किया था। वो पीपल्स पार्टी ने कितना जलील करा दिया मौलाना साहब को कि अब वो कह रही है कि हमारी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी फैसला करेगी कि हमें इस्तीफे देते हैं या नहीं देने। जब इंसान को पीछे से कोई छुरा घोंपे तो वो मच्छर की वाली तकलीफ नहीं है जिसका मैंने जिक्र किया है, वो बगल का आस्तीन के सांप के कांटे वाली तस्वीर है। वो है कि जिन पत्ते पर तकिया किया था वही हवा देने लगे। ये पीछे कमर में खंजर भोंकने वाली है। तो इन्हीं ने पीपल्स पार्टी का ये स्टैंस कि वो सिंध असेंबली से इस्तीफे नहीं देंगे, तो वो जो है इसी तरह है कि मौलाना फजलुर रहमान साहब की पीडीएम कि कमर में खंजर भोंक दिया। अब आप बोलते हैं कि जिस आदमी की कमर में खंजर भोंका गया हो उसको कुछ दिन तो दर्द रहेगा, तो वो अपने ज़ख्म सहला रहे थे, शायद उसी वजह से वो कल जलसे में नहीं आए। आसिफ अली जरदारी साहब ने जो कल इंदिया दिया जेल भरो तहरीक का, अगर उसका आगाज हो जाता है तो क्या हुकूमत के लिए परेशानी नहीं होगी? मेरे ख्याल से उसके अंदर वैसे ही पाकिस्तान की जेलों में कैपेसिटी से ज़्यादा लोग हैं, तो अब तो जेल तो नहीं भरे जाएंगे, शायद थाने भरे जाएं, टेम्परेरी जेल क्रिएट किए जाएं। कोविड में वैसी मईशत की वजह से लोगों के ख़ानदान को हुआ है, कोई लोग इनके पीछे ये पापा डैडी मौलवी की दौलत बचाने के चक्कर में क्यों निकलेंगे? ये अरमान भी पूरा कर लें। जिस तरह बिलावल भुट्टो जरदारी ने जब से ये हुकूमत आई है, ये मेरे ख्याल से 8वीं मार्च का ऐलान किया है उसने,
और अभी तक कोई एक मार्च भी उसने नहीं की। लोगों को सिर्फ याद दिला देता हूं, उसने अभी गिलगित बल्तिस्तान का इलेक्शन हुआ था, उसमें प्रोटेस्ट की थी। उसने कहा था कि मैं हिलूंगा नहीं यहां से जब तक फैसला हमारे हक में नहीं हो। फैसले में तो कोई तब्दीली नहीं, भाई हिल गए। भाई ये मर्दों के काम होते हैं, मर्दों की बातें होती हैं कि जिसके अंदर मर्दों की बातों का मतलब ये नहीं कि हमारे की औरतों में हिम्मत नहीं है, हमारी बहुत सारी औरतों में भी ऐसी हिम्मत है, लेकिन उर्दू में मुहावरतन कहा जाता है कि ये मर्दों के काम होते हैं। तो अव्वल तो आदमी पहले अपने आप को मर्द साबित करे कि वो है मर्द आन। सिर्फ कहने से नहीं हो जाता, इंसान की मर्दानगी उसके एक्शन से आती है। ख्वातीन को भी मर्दमार कहा जाता है। मर्दमार मतलब बहादुर। जो लोग अपनी कही हुई बात से पीछे हटते हैं वो बहादुर नहीं कहलाते, वो अपने अज़म के पक्के नहीं कहलाते, वो लोग वो नहीं हैं जिनके पीछे लोग चलना पसंद करें। इमरान खान के पीछे क्यों चलना पसंद करते हैं लोग? कि इमरान खान जो कहता है वो करता है। उसने कहा मैं वर्ल्ड कप जिताऊंगा, वर्ल्ड कप जिताया। उसने कहा मैं शौकत खानम अस्पताल बनाऊंगा, बनाया। उसने कहा नबल यूनिवर्सिटी बनाऊंगा, बनाया। ये आसान काम नहीं थे। उसने कहा मैं ये 2 पार्टी का निज़ाम तोड़ूंगा, तोड़ा। 22 साल लगे लेकिन तोड़ा। इसको कहते हैं मर्द होना। अभी जरदारी जो का बच्चा जो है वो बच्चा ही है। नकवी साहब के इत्तेहादी आपसे नाराज हैं। MKM ने हुकूमत छोड़ने की धमकी दे दी है। सियासी जो कल्चर है वो भी तब्दील होता नजर आ रहा है, सियासी मंजरनामा तब्दील होता नजर आ रहा है कि मोहम्मद अली दुरानी की मियां शहबाज शरीफ से मुलाकात और एक नए डायलॉग की तरफ रास्ता हमवार हो रहा है। तो इन तमाम हालात में आपकी PTI कहाँ खड़ी है, आप क्या कहते हैं? देखिए, इमरान खान साहब ने एक बात कही और इस पे पूरी पार्टी मुत्तफक है। हुकूमत जाती है तो जाए, हम NRO नहीं देंगे। इसके अलावा हम हर मौजू पे बात करने को तैयार हैं। हमारे इत्तेहादियों को हमारी नीयत पे शक है। हम उनके साथ बैठ के ये साबित करने हैं कि जो हद तक हमारे लिए कोशिश करना मुमकिन था, हम अपने वादे निभाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। इंसान के हाथ में कोशिश करना है, नताइज हमारे हाथ में नहीं होते। यहाँ सिर्फ हम सिंगल प्लेयर नहीं हैं। कुछ चीज़ों पे आज ही मैंने सेंसस के ऊपर बात की है। हम समझते हैं कि वो हमारे साथ फैसले में शामिल थे, लेकिन शायद वो अपनी सियासत चमकाने के लिए सेंसस पे हमसे मुख्तलिफ स्टैंड लिया है। वो उस कमेटी के रुकन थे, उन्होंने डिसेंटिंग नोट लिखा, वो उनका हक है, लेकिन उन्हें हल नहीं पेश किया कि 2017 का सेंसस किस तरह 2020 में सही करके पेश किया जाए। वो क्या मुमकिन है भी नहीं, हमारे लिहाज से वो मुमकिन नहीं है। हम इसीलिए समझते हैं कि सेंसस जल्द से जल्द होना चाहिए। बाकी जब मौसम आता है नाराजगी का, तो एक के बाद दूसरा नाराजगी, तीसरा, यही इसीलिए कहते हैं माइनॉरिटी गवर्नमेंट जो है अच्छी नहीं होती कि लोग अपनी वो बैलेंसिंग वोट या वो क्रूशल वोट के अगेंस्ट जो प्राइस एक्सट्रैक्ट करते हैं वो बहुत ज़्यादा होती है। तो मैं आवाम से यही रिक्वेस्ट करूँगा कि जब भी ऐसा मौका आए तो खुल के सपोर्ट करें, उस जमात को सपोर्ट करें जिसको आप बेहतर समझते हैं कि उसको मखलूत हुकूमत ना बनानी पड़े। कोalition गवर्नमेंट्स में ये प्रॉब्लम्स आती रहती हैं, दुनिया भर में आती हैं। ये सियासत है और इनको चलती भी इसी तरीके से। यही हुस्न है, कुछ गिव एंड टेक से चलता है मामला, कहीं कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। जिस हद तक हमसे मुमकिन होगा हम कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे, हम इनको खुश करने की कोशिश करेंगे, लेकिन कुछ ऐसे इश्यूज़ हैं जिसके ऊपर हमारे लिए वो नो गो एरिया है, जिसमें करप्शन की माफ़ी जो है वो नो गो एरिया है। नहीं नकवी साहब, शक का उनसर कब पैदा होता है? ये तो तभी पैदा होता है ना कि जो माजी में आपने दावे वादे किए उसकी तकमील ना हो पाई, अमल दरामद ना हो पाया, तभी शक पैदा होता है ना। कोई एक आधा वादा या दावा पूरा किया हो तो शक नहीं वहां पे पैदा होता, हल्का फुल्का सा इबहाम होता है। अब वो इबहाम शक में तब्दील हो गया तो इसका कसूरवार किसे समझेंगे? मैं समझता हूं कि सबसे बड़ा PTI का अचीवमेंट आज की तारीख में क्या है। इस शहर में दोबारा किसी को भत्ता लेने की इजाज़त नहीं है। इस शहर में चुटकी बजा के हड़ताल नहीं होती। 2017 में 57 दिन बंद कराया था अल्ताफ हुसैन ने ये शहर। हमने इस शहर को खौफ से आज़ाद कर दिया है। आज इस शहर में हर आदमी खड़े होकर हर बात कर सकता है। उसको इस बात का खौफ नहीं है कि उसके भाई की, उसकी बहन की बोरी बंद लाश मिलेगी। इस शहर को के मसाइल जितने उजागर PTI के लोगों ने किए हैं इससे पहले कभी नहीं हुए। इससे कि
पहले जो अल्ताफ हुसैन की पार्टी थी वो पीपीपी की फ्रेंडली ऑपोजिशन थी या बी टीम थी, वो हकीकी ऑपोजिशन नहीं थी। अगर सिंध को हकीकी ऑपोजिशन मिली है तो वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उसमें मिली है कि हम ना इनसे कोई मरात मांगते हैं, ना हमारा इनके साथ कोई कारोबार है, ना हमें नौकरियां चाहिए, ना हम किसी इदारे के लिए मांगते हैं। तो हम तो बुनियादी तौर पे असूली तौर पे कराची का केस लेके हर जगह लड़ रहे हैं। अगर दोबारा इंतखाबात होते हैं, नए इंतखाबात, तो आप समझते हैं कि आपने कुछ ऐसा डिलीवर किया है कि कराची के अवाम या पाकिस्तान के अवाम आप पर भरोसा करे, आपको वोट दें? हमें इस बात का यकीन है, इसके जब हम इनकी चोरी की बात करते हैं, इससे कि कोई आदमी अपने घर में दूध के ऊपर बिल्ले की रखवाली को तैयार नहीं होता, तो मुल्क के खजानों पे चोर और डाकुओं को कौन रखेगा? इसलिए उनको पता है कि आज 2.5 साल के अंदर भी इमरान खान के ऊपर कोई केस नहीं बना। उनका जागीर तरीन भाग गया, जागीर तरीन वापस आ गया। इन्हें कहा शुगर स्कैंडल की रिपोर्ट नहीं छापेंगे, रिपोर्ट छप गई। ये तो वो लोग हैं जो कि मुकन्ने में इतने बड़े झूठे तो पैदा ही नहीं हुए। मक्कार भी ऐसे नहीं है। जैसे ये क्या कहा था उस खातून ने कि मेरी कोई ज़मीन नहीं, तो 4 निकल आए फ्लैट। उसने एक एफिडेविट कोर्ट में जमा किया, उस वक्त तक वो कलेबरी फॉन्ट वाला मसला आ गया। बेटों ने कहा कि हम किराए के मकान में रहते हैं, पता चला वो फ्लैट का अब्बा जान मालिक हैं। मफरूर ये लोग हैं, अब्बा जान को जो है मज़े उड़ा रहे हैं। अब प्लेटलेट काउंट्स नहीं, उसकी कोई रिपोर्ट नहीं आती। क्या जाली तरीके से उन्होंने कौम को झूठ कर बोल के गए थे, क्या तरीक़ेकार इस्तेमाल किया था कि इनके प्लेटलेट्स इतने कम होते थे, कौन सी लैब को इन्होंने ख़रीदा था। ये 2 नंबरी काम करके एक दफ़ा हो गया। वो कहते हैं कि अंग्रेज़ी की मशहूर कहावत है, यू कैन फूल मोस्ट ऑफ द पीपल सम ऑफ द पीपल मोस्ट ऑफ द टाइम, मोस्ट ऑफ द पीपल सम ऑफ द टाइम, बट नॉट ऑल द पीपल ऑल द टाइम। अब ये कब तक अपने झूठ के सहारे जिंदा रहेंगे, अपने शहीदों के सहारे जिंदा रहेंगे? उम्मीद करते हैं कि वफाकी हुकूमत या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जानिब से अवाम को जो वादे और दावे किए गए अब वो उस पर पूरा उतरेंगे, और अवाम जो नेक ख्वाहिशात रखती हैं कि पाकिस्तान मस्बत समत में गामजन हो, अवाम को वो नेक ख्वाहिशात असल समर में वापस मिले। बहुत शुक्रिया फिरदौस शमीम नकवी साहब इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन, आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की, जो बरतानिया में इस वक्त मुकीम है, और बरतानिया के बेशतर सियासतदान ऐसे हैं जो उनकी वापसी के लिए भी अपनी हुकूमत से राब्ते में है और पाकिस्तानी हुकूमत के वज़रा भी राब्ते में हैं। तो ऐसी सूरत हाल में मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के सोच विचार में क्या वो वहां से मूव करेंगे, और अगर वो मूव करते हैं तो कहां पर मूव करेंगे? राना साहब से जानेंगे। राना साहब, क्या नवाज शरीफ साहब बरतानिया से जा रहे हैं? आपने इंडिया दिया था कि शायद ये वहां से चले जाएं, और अगर जा रहे हैं तो किस तरफ जा रहे हैं? लॉबिंग किस तरफ से हो रही? देखें यार सर, मेरे पास जो इतला है कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जो है, उनके 3 बड़े करीबी अजीज़, मैं सियासी रुफ़का नहीं कह सकता, कारोबारी शख्सियात जो हैं 2 अरब ममालिक पे मियां नवाज शरीफ की रहाइश के लिए और वहाँ पर उनके रहने के लिए आप बंदोबस्त कर रहे हैं। सही। और इस हवाले से वो तीनों जो लोग हैं, मेरी इतला के मुताबिक वो इस वक्त 2 अरब ममालिक के दौरों पर मौजूद हैं। बड़ी कारोबारी शख्सियात हैं, और मियाँ साहब के फैमिली के कुछ लोग उनसे मुकम्मल तौर पे राब्ते में हैं, और वो कोशिश कर रहे हैं कि मियाँ साहब उन 2 अरब ममालिक में से वही है जहाँ पे पहले जलावत। जी बिल्कुल इसी तरह एक वही है कि वहाँ पे चले जाएं। और उसके लिए मेरी इतला के मुताबिक कि घर की सफाई भी हो चुकी है, और जिस घर की सफाई हुई है पहले भी क़याम वहीं पे होता था। अब देखना यह है कि ये मियाँ सब उसी सूरत में जाएंगे जब उन्हें ये यकीन होगा कि अगर मैं उन 2 अरब ममालिक में से एक ममालिक में चला जाता हूँ तो वहाँ पर जाने के बाद मैं सिक्योर हूँ। अगर वो वहाँ पे महफूज नहीं है यासर, और उन्हें यह खदशा वहाँ पे हुआ 1% भी कि उन्हें वहाँ से हुकूमत ले जा सकती है, उनके मुकदमात या दीगर मामलात पे उन्हें ले जाया जा सकता है, तो फिर उनके पास रास्ता जो है वो एक ऐसे मुल्क का है जो जिसकी फ़्लाइट भी कुछ 4 या 5 घंटे बरतानिया से है, और जहाँ पे वो कहते हैं कि अब की आने वाली हुकूमत जो है वो उनके उसमें उनके चाहने वाले। सब मशवरा देने वालों ने ये नहीं समझाया कि आपका वो बुनियादी नुक्ता कमज़ोर पड़ जाएगा जिसकी बिना पर आप पाकिस्तानी हुकूमत या पाकिस्तानी अदालतों से अब तक इस्तदा मांग रहे हैं कि मैं बीमार हूँ जिसकी वजह से मुझे यहाँ से मूवमेंट की इजाज़त नहीं? यासर साहब, किस नुक्ते की बात कर रहे हैं आप? खुदा का वास्ता, मुझे तो आपकी समझ नहीं आ रही। आज आप क्या बात कर रहे हैं? किसको नहीं पता क्या वो बीमार हैं? आप कहते हैं बीमार हैं, वो तो कहते हैं बीमार। 40-40 मिनट जो बंदा तकरीर कर जाए, सारा दिन पिज़्ज़े बैठ के हार्ट का पेशेंट पिज़्ज़ा खा सकते हैं?
यार मैं भी हार्ट का मरीज अलग हूं। बात है, मौकिफ अपनाना राना साहब एक अलग मौकफ तो वो होता है मेरे भाई, मौकफ पे फिर स्टैंड लेना चाहिए ना। आप पूरी कौम को कहते हैं निकलो बाहर, ये वक्त आ गया जिहाद का, ये वक्त आ गया फलाह करने का, खुद आप वहां पे बैठे हुए हैं जहां पे हर दुनिया की सहूलत मौजूद है। नुक्ता ये होता है कि वहां से आ जाते, अपनी वालदा की मैयत के साथ आ जाते, तो आज दुनिया कहती कि जनाब ये हैं। आप उनके नज़रियात को छोड़े, नज़रिया उस वक्त भी यही था। याद है चौधरी शुजात हुसैन की किताब में पढ़े ना कि रात तक तो यही कहते रहे कि हम कहीं नहीं जा रहे, सुबह देखा तो अटैची केस पकड़े हुए थे तो जा रहे थे। तो छोड़े नज़रियात, नज़रियात आपके मेरे होते हैं, आम आदमी के होते हैं, ये जो बड़े सियासतदान होते हैं इनके नज़रियात नहीं होते। मैं आपको ये बिल्कुल कन्फर्म कह रहा हूँ, तैयारी हो चुकी है, ये मुकम्मल तैयारी कर रहे हैं, बस इन्हें ज़मानत चाहिए। जब इन्हें ज़मानत मिल गई तो उन 2 अरब ममालिक का एक और मुल्क है, उसमें किसी वक्त भी ये जा सकते हैं। यानी आगे से इशारे के लिए इस वक्त इंतजार किया जा रहा है कि जब ये इशारा होगा, ग्रीन सिग्नल मिलेगा तो वहां के लिए रखते सफर वो बांध लेंगे। देखना यह है कि रुख किधर का करते हैं ना। दीगर इश्यूज पर बात करेंगे एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक। नाज़रीन, बात करेंगे जमीयत उलमा इस्लाम फे की, जिसके कुछ अरकान क़यादत से नाराज़ हुए, मुखालिफ बयानिया अपनाया और फिर पार्टी रुकनीत से मनसूखी देखना पड़ी। अब उनका आइंदा का लाहेअमल क्या होगा, पार्टी उनके बारे में क्या सोचती है और वो पार्टी के बारे में क्या सोचते हैं, और आइंदा में जो मुखालिफ रुकन है वो क्या पार्टी को टफ टाइम दे सकते हैं, क्या कोई नया धड़ा बन सकता है, और कल के जलसे में मौलाना फजलुर रहमान शिरकत करने के लिए क्यों नहीं गए। इन तमाम सवालों के जवाब जानेंगे। जमीयत उलमा इस्लाम फे के रहनुमा राशिद सोमरू साहब ने हमें ज्वाइन किया। सोमरू साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सोमरू साहब, अंदरूनी इख्तलाफात पे बाद में बात करते हैं। कल के जलसे में मौलाना फजलुर रहमान नजर नहीं आए, मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी ने वफ्द की क़यादत की। मौलाना क्यों नहीं जा पाए, क्या ज़ाती मसरूफियात थी इस वजह से नहीं जा पाए? जी, सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं। दूसरी बात यह है कि कल का जलसा पीडीएम के प्लेटफॉर्म से नहीं था। कल का जलसा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को खिराज अकीदत पेश करने के लिए सालाना जलसा था, जिसमें पीडीएम की तमाम क़यादत को शिरकत की दावत दी गई थी। जमीयत उलमा इस्लाम ने भी उस दावत को कबूल किया। मौलाना फजलुर रहमान साहब के बिहाफ पर 5 रुकनी आला वफद कल वहाँ शरीक हुआ। मौलाना साहब की शिरकत न करने की वजूहात उनके अपने आबाई इलाके में पहले से तयशुदा उनकी मसरूफियात अब्दुल खैल और डेरा इस्माइल खान में थी, कुछ फोतगियाँ, कुछ ताज़ियतें थी, जिस वजह से मौलाना साहब कल शिरकत न कर सके। राशिद साहब, चलें ये बता दें, आपका सिंध से तल्लुक़ है और बड़ी अच्छी आपकी वहाँ पे गिरफ्त भी है और बड़ा टफ टाइम देते हैं आप इलेक्शन में। सिंध हुकूमत की कारकर्दगी पे क्या कहेंगे आप? सिंध हुकूमत की कारकर्दगी पर क्या कहेंगे आप? इमरान खान की कारकर्दगी से 2 लाख दफ़ा बेहतर है। आप मुतमिन है सिंध हुकूमत की कारकर्दगी से? कंपेयर करेंगे अगर इमरान खान की कारकर्दगी से तो उससे लाख दफ़ा बेहतर है। तो आप इनके माजी की कारकर्दगी से हालिया कारकर्दगी का तनासुब क्या रखेंगे? मेरा पीपल्स पार्टी के साथ अभी का इख्तिलाफ नहीं, मेरी जमात का पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ एक पुराना इख्तिलाफ रहा है। मेरे दादाजी भुट्टो साहब के खिलाफ इलेक्शन में लड़े, मेरे वालिद ने 3 मरतबा मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा के खिलाफ इलेक्शन लड़ी, मैंने खुद जनाब बिलावल साहब के खिलाफ इलेक्शन लड़ी। जाहिर है कि सिंध के अंदर हम इलेक्शन के मैदान में जाते हैं, नजरियाती तौर पर इख्तिलाफ करते हैं, या जो सिंध के मसाइल हैं जो हम समझते हैं कि बेहतर अंदाज में डिलीवर किया जाना चाहिए, बेहतर अंदाज में डिलीवर नहीं हो सकता। लेकिन जहां इमरान खान की गवर्नमेंट है, जहां पंजाब की सूरत हाल है, KPK की और बलूचिस्तान की सूरत हाल है, उससे तो बहुत बेहतर अंदाज में सिंध गवर्नमेंट डिलीवर कर रही है। कंपेरिजन अगर होगा तो मेरा ख्याल है कि इमरान खान के मुकाबले में मैं मुराद अली शाह को 100 में से 100% नंबर दूंगा। सोमित साहब, सिंध के कुछ पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं का कहना है कि जमीयत उलमा इस्लाम के कुछ रहनुमा जो हैं वो बिला वजह इन्हें तंग करते हैं और कुछ ताइनातियां कराना चाहते हैं, इसमें कितनी सदाकत है? देखिए, अगर तानियातियों की वजह से मौलाना फजलुर रहमान साहब कल शरीक नहीं हुए तो सानिया कारसाज के जलसे में मौलाना क्यों शरीक हुए? फिर पीपल्स पार्टी के योम तासीस का जलसा मुल्तान में था, मौलाना फजलुर रहमान साहब क्यों शरीक हुए? मेरा ख्याल ये है ये सवाए अफवाह के, इसके अलावा इसमें और कोई हकीकत नहीं है। लेकिन सोमरू साहब, ये तो अभी की बात हो रही है, ये तो बात चल रही है 1-1.5 हफ्ते पहले की। मुझे नहीं पता कि पीपल्स पार्टी के किस रहनुमा ने की है, उसको जरा लाइन पे ले लें तो फिर सामने आमने हमारी बात हो जाए, मैं उनसे पूछ लूं
कि जी कोशिश करते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कोई रहनुमा इस मौजू पे हमें इस वक्त दस्तयाब हो और उनसे हम इस मौजू पे बात कर सकें। सोमरू साहब, आप क्या बहुत अच्छी बात होगी जब हम दोनों की बात आएगी और हम दोनों का नुक्ते नजर इसमें यही होगा कि ये सवाए अफवाह के और कुछ नहीं है। उसके बाद कोई एक और सवाल ढूंढ लीजिएगा जिसके जरिए हो सकता है कि कोई थोड़ा बहुत मीडिया को कोई इशू मिल जाए। सोमरू साहब, सिर्फ और सिर्फ वजाहत के लिए सवाल किया गया, किसी पे कोई कदगन लगाना मकसूद नहीं है यहाँ पे। ना मैं भी वजाहत के तौर पर यह बात कह रहा हूँ। अगर सोमरू साहब पीडीएम मिलकर इलेक्शन लड़ती है और आइंदा आने वाले इलेक्शन में पीडीएम मिलकर इलेक्शन लड़ती है और आपको कहा जाता है कि आपने बिलावल भुट्टो जरदारी की हमायत करनी है और उस हल्के से इलेक्शन नहीं लड़ना, तो क्या आप इसको मानेंगे? सबसे पहली बात, मौलाना फजलुर रहमान साहब से ये सवाल किया गया था कि पीडीएम का इत्तेहाद तहरीकी इत्तेहाद है या इलेक्शनी इत्तेहाद भी है। मौलाना फजलुर रहमान साहब ने बहैसियत पीडीएम के सरबराह के ये वाज़ेह किया था कि पीडीएम का इत्तेहाद इलेक्शन का इत्तेहाद नहीं है, लेकिन आगे चलकर अगर ये इलेक्शनी इत्तेहाद बनता है और मेरी जमात मुझे कोई हुक्म करती है तो मैं जमात का अदना वर्कर और कारकुन हूँ, जमात के हर फैसले को कबूल करने का पाबंद हूँ। सोमरू साहब, अभी पिछले दिनों कोई गैर रस्मी मुशावरत हुई कल के दिन ही ये ज़िमनी इंतखाबात को लेकर और ये फैसला किया गया कि पीडीएम जो है वो इस ज़िमनी इंतखाब में हिस्सा लेगी। अभी हतमी तौर पर फैसला नहीं है, तो क्या इसी ज़िमनी इंतखाब में भी इल्हाक हो सकता है? देखें, परसों बल्कि 2 तारीख को इस्लामाबाद में मौलाना फजलुर रहमान साहब ने पीडीएम की क़यादत का, पार्टी लीडरशिप का इजलास तलब किया है। उसमें ये सारी चीजें ज़ोर गौर आएंगी। जो भी बालाई जमात फैसला करेगी, जमीयत उलमा इस्लाम सूबे सिंध अपनी बालाई जमात के फैसले को कबूल करने की पाबंद रहेगी। अच्छा जी, आगे आ रहा लॉन्ग मार्च आ रहा, बिलावल साहब ने भी कल कहा कि 31 जनवरी उसके बाद लॉन्ग मार्च, तो क्या ये लॉन्ग मार्च हमेशा की तरह कराची से या सक्कर से शुरू होगा? क्या प्लानिंग है? मेरा ख्याल है कि इस मरतबा लॉन्ग मार्च सिर्फ कराची से शुरू नहीं होगा, बैक वक्त जहां कराची से चलेगा वहीं कोयटा से, पेशावर से और लाहौर से भी चलेगा। और इस मरतबा का लॉन्ग मार्च पिछली मरतबा के लॉन्ग मार्च से इंशाल्लाह 10 गुना ज्यादा कुव्वत वाला होगा और 10 जगहों से इंशाल्लाह उसका आगाज होगा। सोमरू साहब, एक सवाल है कि क्या जो धड़ा अलहदा हुआ, जिनकी पार्टी रुकनीत मनसूख की गई है, क्या वो जमीयत उलमा इस्लाम को टफ टाइम दे सकते हैं? मौलाना की मुश्किलात में इजाफा हो सकता है? जो अपने घर में पार्टी की इलेक्शन न जीत सकें, इंट्रा पार्टी इलेक्शन में जो अपना जिला हार जाएं, इंट्रा पार्टी इलेक्शन में जो अपनी सूबाई इलेक्शन में खड़े हों और अपने ही साथी से वो 800 और 700 के वोटों के तनासुब से इलेक्शन हार जाएं, मेरा ख्याल ये है कि जिनको पार्टी जिले में और सूबे में मुस्तरद कर चुकी है वो मौलाना फजलुर रहमान साहब को आगे क्या टफ टाइम दे सकेंगे। ख्वाबस ख्यालस महालस। सोमरू साहब, क्या आप जेल भरो तहरीक के लिए तैयार हैं? बिल्कुल 100% तैयार हैं और सियासी कारकुन के लिए जेल जो है वो एक जेवर होता है और सियासी कारकुन के लिए जेल कोई मायूब चीज नहीं होती। बिल्कुल हम जिहाद तैयार हैं, जेल भरो तहरीक के लिए तैयार है। अगर ये तहरीक चली तो जमीयत उलमा इस्लाम इसमें हिस्सा लेगी और जमीयत उलमा इस्लाम को अंदरूनी तौर पर किसी भी मुश्किल का सामना नहीं है। बहुत शुक्रिया राशिद सोमरू साहब इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन, मौजूदा सूरत हाल में भारत ने जो शरपसंदी का आगाज किया है और पाकिस्तान में एक फिर प्रोपेगेंडा किया है, कार्रवाई की, उसी पर बात करेंगे एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक। नाज़रीन, बात करेंगे उस अफरीद की जिससे हमने निकलते निकलते दहाइयां लगा दी, लेकिन फिर दुश्मन है कि अब भी प्रोपेगेंडा कर रहा है, इस खत्ते में अमन को सबूताज करने की कोशिश कर रहा है। परसों शब एक अफसोसनाक वाकया पेश आया जो कल ISPR ने रिपोर्ट किया कि बलूचिस्तान का इलाका हरनाई, जहां पर फ्रंटियर कोर की चेक पोस्ट पर दहशतगर्दों ने हमला कर दिया, 7 जवान इस धरती मां पर कुर्बान हो गए। और कल ही के दिन हमारा एक हेलीकॉप्टर जो हमारे एक शहीद की मैयत को लेकर जा रहा था, वो तकनीकी खराबी के बायस स्कर्दू के करीब गिरकर तबाह हो गया, जिसमें हमारे 5 जवान इस धरती मां पर कुर्बान हो गए।
तो कल उस वक्त में कि जब पीडीएम का जलसा जारी था, जब अपने शोहदा को खिराज अकीदत पेश किया जा रहा था जिन्होंने सियासी जिद्दोजहद के दौरान अपनी जान गंवा दी, तो उस वक्त शायद उन सरबराहों को या उस क़यादत को इन शोहदा की शहादत की खबर किसी ने नहीं पहुंचाई, इनको खिराज अकीदत नहीं पेश किया गया। इसके साथ साथ बात करेंगे रॉ इस वक्त किस हवाले से सरगर्म है और उसने कौन सा प्रोपेगेंडा सामने आने के बाद अपने ही एजेंट्स को मरवाना शुरू कर दिया है, और भारत के अंदर इस वक्त मुसलमानों पर क्या मजालिम ढाए जा रहे हैं और वज़ीर आज़म इमरान खान ने क्या पैगाम दिया। इस पूरे मंजरनामे पर बात करेंगे। दिफाई तजियाकार डॉक्टर अमजद शुएब साहब ने हमें ज्वाइन किया है। जनरल साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। जनरल साहब, सबसे पहले बात करेंगे बलूचिस्तान में पेश आने वाले वाकये की। तो इस वक्त फिर से जो दुश्मन मजबूत हो रहा है, अपने पंजे गाड़ने की कोशिश कर रहा है, बुनियादी वजह आपको क्या लगती है? सी पैक लगती है या डिस इन्फो लैब का भांडा फूट जाना लगता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, ये बुनियादी तौर पे सी पैक का मसला है। आप इसको जो इस वक्त इंटरनेशनल पॉलिटिकल सिनेरियो उसकी रोशनी में देखें। ये जो कुछ हो रहा है अफगानिस्तान की सरजमीन से हो रहा है। पिछले दिनों हमने एक डोजियर भी इशू किया था, उसमें बताया था कि 66 कैंप्स हैं इन लोगों के जिसमें बलोच सेपरेटिस्ट और तालिबान हैं, जिनको रॉ वहां पे ट्रेन करती है, फंडिंग करती है और उनको लॉन्च करते हैं। अब ये अफगानिस्तान में है जहां अमेरिका मौजूद है, नेटो मौजूद, जिनकी नजरों के सामने सब कुछ हो रहा है, वो रुकते नहीं। पाकिस्तान से अमन की तमन्ना रखते हैं कि यहाँ पाकिस्तान मदद करे, लेकिन पाकिस्तान के अंदर अमन लाने के लिए कोई कदम नहीं उठाते। उससे जाहिर है कि ये उनकी रजामंदी से काम हो रहा है। और सी पैक एक ऐसा इशू है जिसके ऊपर अमेरिका, इंडिया और इवन खलीजी रियासतें, यूएई वगैरह, इनका इत्तफाक राय है। खलीजी रियासतों को भी बड़ी तकलीफ है कि अगर गवादर डेवलप हो जाता है और वो कोई इतना बड़ा शहर बन जाता है तो दुबई लोगों का जाना रुक जाएगा, वो उतना रहेगा नहीं, यहाँ कारोबार आ जाएगा। सो ये एक उनके लिए प्रॉब्लम है। इसी तरह अमेरिका चाइना की मुखालफत की वजह से और भारत पाकिस्तान की मुखालफत की वजह से ये सारा काम कर रहे हैं। लेकिन हमने बहुत हद तक दहशत गर्दी पे काबू पा लिया था। अब ये फिर उभरती है। जब उभरती है तो उसके कुछ ना कुछ जरूर होते हैं, जवाब होते हैं, जो उनकी कुछ वजह होती हैं जिसकी वजह से होता है। उनमें कुछ तो ये कि लाजमी बात है, हमने अफगानिस्तान के साथ कभी इस चीज के ऊपर कोई ऐसा गिला शिकवा या उनको ये कह लीजिए कि टिट फॉर टैट पे नहीं किया। नतीजा ये कि वो भी इसका लैटिट्यूड और फायदा लेते हैं। दूसरी तरफ ये है कि हमने उल्टा उनको बड़ा सर पे बिठाया, उनके लिए रास्ते खोलने शुरू कर दिए कि अच्छा जी, पहले 2 रास्तों से तजारत होती थी, अब 4 से होगी, 6 से होगी, और ये उनके लिए बड़े गोल्डन अपॉर्चुनिटीज होती हैं। तजारत उन्होंने क्या करनी है, स्मगलिंग होती है, पाकिस्तान की इकोनॉमी पे भी बुरा असर पड़ता है, और वो जो आपके पीछे लगे रहते हैं कि रास्ते खोलें, उसका सारा मकसद बुनियादी तौर पे यही होता है कि हम टेररिस्ट वगैरह को भिजवा सकें। भारत का प्रेशर होता है उनके ऊपर, तो ये भी हमने कर दिया। फिर ये है कि आजकल माहौल पैदा किया हुआ पीडीएम की जो मूवमेंट है, जनरल साहब इसी की तरफ आ रहे हैं। जनरल साहब इसी की तरफ आते हैं कि पूरी दुनिया के अंदर होता है, जिस मुल्क में दहशतगर्दी हो, तमाम सियासी जमातें इकट्ठी होती हैं और दहशतगर्दी का मुकाबला करती हैं, पहले मुल्क बचाती हैं। कल दहशतगर्दी के वाक़यात हुए, परसों रात को हुए, कल हमारे नौजवानों की शहादत का वाक़या सामने आया। पीडीएम का कल जलसा था, उसमें मोहतरमा को तो खराज तहसीन पेश किया गया, अदारों पर तनकीद भी की गई, लेकिन शोहदा के हवाले से किसी एक सियासतदान ने एक लफ्ज़ अदा नहीं किया। तो क्या ये भी सब जो है किसी और प्रोपेगेंडा या किसी और एजेंडे पे है? देखें जी, बात यह है कि बदकिस्मती कि पाकिस्तान में लोग इनके चेहरे जानते हुए, पहचानते हुए भी फिर इनके पीछे लग जाते हैं। ये करप्शन करने वाले, करप्ट मनी लॉन्ड्रर्स और फ्रॉडस्टर्स और चीटर्स का टोला है। आप कहेंगे कि मैं सख्त अल्फाज इस्तेमाल कर रहा हूँ, लेकिन मनी लॉन्ड्रिंग वगैरह तो ये आइडेंटिफाइड है। चीटर्स में इसलिए कहता हूं कि मरियम और मियां नवाज शरीफ ने सुप्रीम कोर्ट में अंडर ओथ जाली डॉक्यूमेंट जमा कराई। ये इससे बड़ी चीटिंग और क्या हो सकती है। और फिर आप देख लीजिए कि अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ लगातार साजिशें की, भारत को फायदा पहुंचाया। ये तो कारगिल के इशू से लेके आज दिन तक चल रहा है। ये अवाम को देखना चाहिए। अब चीज ये है कि इनकी मूवमेंट में बाकी तकरीरें अपनी जगह पे, जो तकरीर कल उस नाहंजार इंसान ने की है, ये जो बलोच रहनुमा बनता है, आप उसको देखिए। एक भाई उसका वो बीएलए कमांड कर रहा है, चला रहा है यहाँ पे, वो टेररिज्म में इन्वॉल्व है। वालिद उसके ने कभी पाकिस्तान की खैर खाई की कोई बात नहीं, हमेशा बागियाना बातें की, और खुद ये हजरत भी वही कुछ कर रहा है। इनको बलोचिस्तान की गुर्बत से किसी चीज से कंसर्न है? बेंटले कारें जो कि कई करोड़ की कार है, वो 5-5, 6-6 ये लिए फिरते हैं। उन्हीं खपटे कपड़ों में लोग इनके साथ इनके पैरे दे रहे होते हैं और ये उन कारों में घूम रहे होते हैं।
जमीनें इनके पास हैं, इनकी जिंदगियां देखें लग्जूरियस। क्या ये किसी की गुर्बत का नाम ले सकते हैं? लेकिन ये पाकिस्तान आर्मी के खिलाफ अर्जासराई करते हैं क्योंकि इनके जो अजाइम है उनके रास्ते में रुकावट एक ही है। तो ये टोला जब वहां पे जब वो तकरीर करता है और बाकी के लोग बर्दाश्त करते हैं, सुनते हैं और उसको कोई रोकने वाला नहीं होता, तो ये उसके जुर्म में बराबर के शरीक हैं। ये तो पाकिस्तान है जहां इनको छोड़ता है, कोई इनको पूछता नहीं। जनरल साहब, परसों रात का जो वाकया है जो कल रिपोर्ट हुआ, तो ऐसे इलाकों में बलूचिस्तान का हरनाए इलाका, उसका महल्ले वकू किस तरीके से है? वहां पे हमारे जवानों को मुश्किलात क्या होती हैं? क्या चेक पोस्ट सीधी बनी होती है या फिर छुप के बनाई होती हैं? वहां पे मुश्किल असल में होती क्या है? यानी आपको स्ट्रेट फायर किया जाए तो उससे बचाव किस तरीके से होता है? देखिए, जो चेक पोस्टें हैं वो तो बुनियादी तौर पे तो पक्की बनी होती हैं, लेकिन हमारे जो पोस्टों पे लोग होते हैं वो अपने ज़रूरियात के लिए, काम के लिए अंदर आते जाते हैं। कोई बाहर से गुजरने वाला, उसको चेक करने के लिए बाहर निकलना है, ये चीज़ तो वहाँ पे 100% आप ऐसे नहीं कर सकते कि उसको किसी को बड़े कोई आयरन क्लैड कवर में बिठा दें, वो हो नहीं सकता। लिहाजा चेकिंग भी ज़रूरी है, वो करनी है आपने, बैठे ही आप इसीलिए वहाँ पे। तो जो लोग गुजरते हैं, आते जाते हैं, कोई कभी अंदाजा नहीं होता, जरूरी नहीं होता कि सारे दहशतगर्द हों। और अगर आप लोगों को बहुत स्ट्रिक्टली चेक करें तो आपको पता है कि पहले पीटीएम बड़ा बाबेला मचाती है कि जी चेक पोस्टें हैं, हमारी बेइज्जती होती है जी। उनका मकसद यही था कि चेक पोस्टें हटाएं ताकि खुला आना जाना शुरू हो जाए। तो इसलिए ये आपको डिफेंसिव पे डाल देते हैं, ये जो मूवमेंट्स वाले हैं जैसे पीटीएम वगैरह है, तो आप उतनी स्ट्रिक्ट चेकिंग नहीं कर सकते। नतीजा ये कि आप खुद शिकार हो जाते हैं इस तरह के किसी वाक़े का। अब यहाँ पे लाजमन कुछ हो सकता है कि चेक पोस्ट वाले लोग भी उतने अलर्ट ना हो, जो इतने ज्यादा वहां पे कैविटीज हो गई। लेकिन एक ये भी तो चीज है कि उनके सहूलतकार वहां पे वो कैसे फिरते हैं आजादाना, जब वो इलाके जहां लोग एक दूसरे को जानते हैं वहां पे अगर ऐसा वाक़या होता है तो लाजमन उनके सहूलतकार हैं। और ये साहब अभी आपने कहा तो यही है, जनरल साहब आपको पता है मैंगल वगैरह जो है इनके कबीले हैं, ये सबसे बड़े सहूलतकार तो ये लोग हैं। जनरल साहब आप कहते हैं कि इनके सहूलतकार मौजूद हैं, सब जानते हैं वाकई सहूलतकार मौजूद हैं। हमें पता है कि बलोच रहनुमा के भाई जो हैं वो इंडियन एजेंट हैं, वो क्या करते हैं, किस तरह लोगों को कत्ल करते हैं, अगवा करते हैं। जब ये सारा कुछ इल्म है और जो लोग अब जलसों में इतनी सख्त ज़बान इस्तेमाल कर रहे हैं, तो हमारे अदारे या हमारी हुकूमत खामोश क्यों है? देखिए जी, अदारों का तो ये काम नहीं है। अदारे हुकूमत को रिपोर्ट कर सकते हैं, अदारे हुकूमत को इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स देते हैं, लेकिन ये हुकूमतों की बहुत बड़ी नाकामी है। पहले भी होता रहा, और ख़ास तौर पे जब बड़े बड़े लीडर ये इस तरह की फजूलियात बोले। आप देखें डॉन लीग क्या थी, या वो जो मेमो गेट का किस्सा था वो क्या था, क्या अपने मुल्क और फिर जिसके जरिए कराया हुसैन हक्कानी, एक छटा हुआ आपका मुल्क का गद्दार, कोई शक है किसी को? लेकिन यही लीडर है, सर्वाइव कर रहे हैं, फिर आपको तकरीरें कर करके तो झांसे दे रहे हैं। कल जब जरदारी साहब कह रहे थे कि हमारी तो जिंदगी ओढ़ना बिछोड़ना गरीबों के साथ है, आप यकीन करें, कहने वाले को तो शर्म नहीं है, लेकिन सुनने वालों को तो कम से कम कुछ ख्याल होना चाहिए। 3 दफा एक पार्टी इलेक्शन लड़ती है, रोटी कपड़ा मकान पे, ना रोटी दी ना कपड़ा, बल्कि जो है वो भी छीन लिया, मुल्क तबाह कर दिया, और फिर आप ये कहें। लेकिन मुश्किल ये है कि अवाम में भी शऊर नहीं और हुकूमतें करती कुछ नहीं। अब पीटीएम कैसे फली फूली है? सिर्फ और सिर्फ पीटीआई की गलती की वजह से, पीटीआई की कमजोरी की वजह से। वो केपीके में जब लोगों को कहते हैं कि पश्तूनों के हकूक मार दिए, तो केपीके में किसकी हुकूमत है? पश्तूनों की है। क्यों नहीं काउंटर करते उनका नैरेटिव? उल्टा कहते हैं कि जी इनके डिमांड ठीक है, लिहाजा इनके खिलाफ हम अपने कैंडिडेट नहीं खड़े करेंगे, अनअपोज उनको इलेक्ट करवा के तो पार्लियामेंट में भिजवा देते हैं। जनरल साहब, आपने बीएलए का जिक्र किया, हुसैन हक्कानी का जिक्र किया, तो आपको भी मालूम है कि रॉ ने जो बीएलए और श्रीवास्तव ग्रुप के साथ नेटवर्क था और उसके लिए जो काम कर रहे थे, उनको मरवाने का सिलसिला शुरू कर दिया। और वो जो साबिक ब्यूरोक्रेट और मुहक्किक हैं इरशाद साहब, उन्होंने ये बात कही है हुसैन हक्कानी को कि या तो वतन वापस आ जाए या फिर उधर करीबी पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट करे, तुम्हारी जान को खतरा है। आप क्या समझते हैं, रॉ ने ये जो मूव शुरू किया है, ये डिसइंफो लैब का भांडा फूटने के बाद किया? बिल्कुल, हुसैन हक्कानी नहीं मारा जाएगा, वो थोड़ा इन्फ्लुएंशियल आदमी है। देखिए, लड़कियां बलूचिस्तान से गई जिनको इन्होंने एनजीओज के साथ लिंक करके तो यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन वगैरह में उनसे तकरीरें करवाई, उनसे मुजाहरे करवाए, उनकी जानों को खतरा है। क्योंकि आज इस वक्त हम जिस काम पे लगे हुए हैं, ये यूरोपियन यूनियन वो करेगी, वो ये है कि 15 साल एक ऑर्गेनाइजेशन भारत की माँ पे यूनाइटेड नेशन को भी और यूरोपियन यूनियन को बेवकूफ बनाती रही, उनकी डिसीजन मेकिंग जो है उसको इन्फ्लुएंस करती रही जाली तरीके से। ये क्रिमिनल एक्ट है,
आज अगर वो तहकीकात करते हैं तो उनको जो गवाह मिलेंगे वो यही लड़कियां मिलेंगी जो आगे तकरीरें कर रही थी। उनके पास तो यही चेहरे हैं सामने। सो ये अगर मार दी जाएंगी, ये मार दिए जाएंगे लोग जो तकरीर करते थे, तो उनको कोई और सुराग क्या मिलेगा, उनको सिरा क्या मिलेगा? वो तो भारत का ही यही रहा है कि जिन लोगों को इंक्वायरीज में शामिल किया जा रहा है उनको एलिमिनेट करो, ताकि साहब ये मुझे आगे बताएं तक कि पहुंचा पाकिस्तान के अंदर भारतीय मुदाखलत जो है हद से ज्यादा बढ़ गई है। क्या अब हमें ईंट का जवाब पत्थर से नहीं देना होगा? हमें पहले तो ईंट और पत्थर मारना चाहिए इन लोगों पे जो अपने मुल्क में इंतशार खुद पैदा कर रहे हैं। यहां पे मैं ये नहीं कहता हरगिज कि ये हुकूमत जो आज हुकूमत है वो बहुत अच्छे काम कर रही है या वो तवक्कुआत में पूरी उतर रही है, वो नहीं उतर रही। लेकिन इसके साथ ये जरूरी है कि जो कह रहे हैं कि ये इलेक्शनों में रिगिंग हुई, उन्होंने भी तो कोई सबूत नहीं दिया इस चीज का। क्या वो सिर्फ इस वजह से कि वो कहें जी चूंकि हमने कह दिया कि ये इलेक्शन रिग्ड था इसलिए रिग्ड है? कल अगर इलेक्शन हो, पीपल्स पार्टी हुकूमत में आ जाए और इमरान खान यही कह दे कि जी चूंकि मैं कहता हूं ये रिग्ड है लिहाजा हम नहीं मानते, हम तो इंतशार करेंगे, तो क्या होगा? इस तरह मुल्क नहीं चलते। और फिर दूसरी बात यह है कि वैसे भी अगर आप किसी को आज निकाल दें, वो अगले को अमन से नहीं बैठने देगा। वो भी अपनी ताकत मस्टर करके इन्हीं 11 पार्टियों में से 2 हुकूमत में आ जाएंगी, 3 आ जाएंगी, 8 फिर उसके साथ मिल जाएंगी कि जी ये पॉलिटिकल तमाशा खड़ा करो क्योंकि ये इलेक्शन में धांधली हुई है। इलेक्शन हारा हुआ कभी माना किसी ने? ये तो होता ही नहीं। हमारे मुल्क में तो अखलाकियात का ऐसा जनाजा निकला हुआ है कि हार के इलेक्शन अपने गिरबान में नहीं झांकना, इल्जाम तराशी करनी है, वो आगे भी होगी। और फिर ये हुकूमत अगर आज चली जाए तो ये यही कहेंगे कि जनाब हमने तो 5 साल मिलते तो हमने तो बहुत कुछ कर देना था, हमें तो आपने दिए 2 साल या 2.5 साल या 3 साल, तो हम तो यानी आपके नजदीक हुकूमत को 5 साल दिए जाने चाहिए और हुकूमत को आजमाना चाहिए कि 5 साल में कारकर्दगी क्या रही है। जीना चाहिए। बहुत शुक्रिया जनरल रिटायर्ड अमजद शेख इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन, पाकिस्तान में सियासी तौर पर किस हद तक मामलात खराब हो चुके हैं और किस हद तक आने वाले दिनों में ठीक रहेंगे, हुकूमत के खदशात क्या हैं और PDM के अज़ाइम क्या हैं, ये तो मुस्तकबिल ही बताएगा और मुस्तकबिल का हम इंतजार कर रहे हैं। द लास्ट स्टार से मुझे और राना अजीम साहब को दीजिए इजाजत। अल्लाह ने के बाद।